नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। हम आपको एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करा रहे हैं। हमने 2018 के 3 सेट के जो पेपर थे, जितने मतलब पूछे गए थे सिविल में एसएससी जेईई में 2018 में, वो हम करा चुके हैं। आप पिछले वीडियोस में जाके देखिए, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आज से हम 2017 वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्रशिंग स्ट्रेंथ मेगा पास्कल में आपको बताना है फॉर द गुड क्वालिटी स्टोन दैट आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो आपका स्टोन यूज किया जा रहा है, उसमें जो है आपका क्रशिंग स्ट्रेंथ जो आपके स्टोन की है वो इतने से कम नहीं होनी चाहिए। तो कितना है आपका? इतने से कम नहीं होना चाहिए, मतलब इतना होना चाहिए। तो कौन सा? इसमें जो देखिए, पहला दिया है लेस देन 20, दूसरा दिया है 20 से 60 के बीच में, तीसरा दिया है 60 से 80, चौथा दिया है ग्रेटर देन 100। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। जो आपकी क्रशिंग स्ट्रेंथ है आपकी, वो आपकी 100 मेगा पास्कल से अधिक होनी चाहिए। मतलब 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। मेगा पास्कल को न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में अगर आप चेंज करेंगे मेगा पास्कल को, तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ही आता है। ठीक है, तो 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या 100 मेगा पास्कल तक या उससे अधिक होने चाहिए। ठीक है, तो 100 मेगा पास्कल से अधिक होना चाहिए, 100 मेगा पास्कल होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जामिन्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ टिम्बर। टिम्बर के जो एज को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा जो है आप इसमें से जो ऑप्शन दिए, इसमें से किसके द्वारा आप क्या करेंगे? टिम्बर का एज पता करेंगे। तो जो आपकी एनुअल रिंग्स होती हैं, आपकी टिम्बर का अगर आप क्रॉस सेक्शन देखें तो इसमें एनुअल रिंग्स होती हैं। ठीक है, ऐसे तो ये रिंग्स माना जाता है कि प्रत्येक 1 वर्ष बाद इनका जो है एक रिंग जो है बनती है। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा इनका जो है रिंग्स को गिन के इनकी एज पता की जाती है। तो जो है आपका पहले का चौथा सही था, दूसरे का आपका क्या सही हो जाएगा? दूसरे क्वेश्चन का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, इसमें जो सैपवुड क्या होता है? सैपवुड होता है जो मतलब वह पार्ट जो है टिम्बर का जिसमें जो आपके सैप पाए जाते हैं टिम्बर के। और पिथ क्या होता है? सेंट्रल पार्ट आपका होता है। ठीक है, और डिफेक्ट्स आप टिम्बर में बहुत सारी होती हैं, नॉट होती हैं, रिंडगाल होती हैं, मतलब बहुत सारी डिफेक्ट्स होती हैं। ठीक, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है? Which of the following is determined with the help of ली चैटेलियर डिवाइस। मतलब ली चैटेलियर उपकरण की सहायता से आप कौन सा टेस्ट करते हैं? ठीक है, तो जो आपका एब्रेशन टेस्ट होता है ये 2 मशीन से होता है। एक लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट होता है, एक होता है डेबल जो है ट्रिजन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, डेबल टेस्टिंग मशीन से, तो उसमें भी एब्रेशन ज्ञात हो जाता है। ठीक, और केमिकल रेजिस्टेंस आप जब ज्ञात करते हैं, केमिकल रेजिस्टेंस मतलब होता है आपका साउंडनेस। ठीक है, तो वो चीज होता है। और थर्ड आपका साउंडनेस दिया है। केमिकल रेजिस्टेंस का मतलब हुआ कि फ्रस्ट रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं। ब्रिक में यही आपका क्या साउंडनेस के अंतर्गत आता है। ठीक है, साउंडनेस आपका अलग से दिया है। स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ में आपकी कौन सी क्रशिंग स्ट्रेंथ मेनली आप लेंगे अगर किसी ब्रिक या बात करेंगे। यहाँ पे किसी चीज को स्पेसिफाइड नहीं किया, केवल ली चैटेलियर ऑपरेटस से या डिवाइस से कौन सा टेस्ट करते हैं, तो आप साउंडनेस टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आपके थर्ड क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन दिया आपका क्या? साउंडनेस, वही आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टाइप ऑफ मोटार which is used for the construction work carried out in waterlogged area। अगर आपको वाटर लॉग्ड एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो वहां पे आप कौन से सीमेंट का यूज करेंगे? तो अगर वाटर लॉगिंग एरिया में आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो वहां पे आप सीमेंट कंक्रीट जो सीमेंट मोटार है आपका, उस जो है मोटार का यूज वहां पे करेंगे, सीमेंट मोटार का। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो गया? पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। चौथा का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहला, वाटर लॉगिंग एरिया में आप सीमेंट मोटार का यूज करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, फॉर M25 ग्रेड कंक्रीट द स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ इट्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। मतलब जो आपकी M25 ग्रेड कंक्रीट है, अगर आप बात करें तो इसके कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की तुलना में कितने प्रतिशत आपकी स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ है? तो देखिए आपका हम बात करते हैं स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ की। अगर हम बात करें तो पांचवा क्वेश्चन है हमारा, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो जो आपकी स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो 0.6 FCR। ठीक है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के 0.6 से गुना होती है। और FCR आपका कितना होता है? मतलब फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होता है?
0.7 अंडर रूट एफ सी की। तो यहां से आप एफ स्प्लिट निकालेंगे, कितना हो जाएगा 0.66 इंटू 0.7 एफ सी के। ठीक है, तो इसमें वैल्यू लिखिए 0.66 इंटू 0.7 इंटू अंडर रूट 25, तो कितना निकल के आएगा देखिए 5.7 इंटू 2.31 आपका आया, कितना 2.31 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर यहाँ पे निकल के आई क्या स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। और आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगी एफसी के कितना दिया 25, तो एफसी के आपकी कितनी है 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो आपकी कितने परसेंट हुई एफसीएस की अगर बात करें, स्प्लिटिंग जो है स्ट्रेंथ की बात करें, तो कितना 2.31 अपॉन 25 इंटू 100, इतना परसेंट आपका होगा। ठीक है, तो याद करिए अपॉन 25, तो 9.24% आ रहा है। ठीक है, 9.24%। तो देखिए किस के बीच में आपका 9.24 आ रहा है, तो देखेंगे आप पहला ऑप्शन अगर आप देखिए तो 7 से 11% के बीच में क्या आ रहा है 9.24, तो क्या पांचवे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिस्टेंपर्स आर जनरली यूज्ड टू कोट, मतलब डिस्टेंपर जो आपका होता है आमतौर पर किस स्लैब के लिए प्रयोग किया जाता है, तो जो डिस्टेंपर का यूज किया जाता है आपका एक्सपोज्ड एरिया के लिए नहीं करते हैं, जो आपका इंटीरियर एरिया होता है, जो बाहरी आपका एक्सपोज्ड ना हो, वहां पे आप डिस्टेंपर का यूज करते हैं। तो इसमें कोई ऑप्शन है, देखिए आप जो है थर्ड ऑप्शन देखिए, इंटीरियर सरफेस व्हिच आर नॉट एक्सपोज्ड टू एनवायरनमेंट। ठीक है, ऐसा सरफेस जो आपका एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड ना हो। ठीक है, तो उस सरफेस में आप डिस्टेंपर का यूज करेंगे। तो छठवे का कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा छठवें में। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सातवें की तरफ चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज रिटार्डर इन सीमेंट, सीमेंट में रिटार्डर के रूप में किसका यूज किया जाता है, तो पहला आपका है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, दूसरा जिप्सम। देखिए कैल्शियम सल्फेट भी दे दिया और जिप्सम भी दे दिया है, तो आप कैल्शियम सल्फेट ना लगा के जिप्सम ही लगाएंगे, क्योंकि जो है जिप्सम आपका यूज करते हैं, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम ही होता है, लेकिन उसमें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो ठीक है, तो वो आपका अलग चीज हो गया, तो इसलिए आप जिप्सम ही लगाएंगे। ठीक है, आपका तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सातवें क्वेश्चन का आपका क्या सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। In the process of hydration of OPC to complete all chemical reaction, the water requirement is, मतलब OPC के जो है जितने भी हाइड्रेशन या रिएक्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए कितना परसेंट पानी जो है यूज होता है। ठीक है, तो जो आपका यूज होता है, अगर एक परसेंटेज की बात करें तो 38% लगता है, 25% उसके केमिकल, 23% आपके क्या होता है 23% लगता है आपका सारी केमिकल रिएक्शन को पूरा करने में, और 15% लगता है जेल वाटर, मतलब वाइड्स को भरने के लिए। तो टोटल 38% लगता है पानी। तो इसमें कौन से ऑप्शन के बीच में 38 आ रहा है, 35 to 45 के बीच में 38 आ रहा है। तो आठवें क्वेश्चन का आप देखिए, आठवें क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्लम टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक, स्लम टेस्ट आपका किस लिए किया जाता है, कंसिस्टेंसी याद करने के लिए, वर्कबिलिटी याद करने के लिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी भी वही होता है, वर्कबिलिटी वही होता है। तो नौवें क्वेश्चन में आपका स्लम टेस्ट किस लिए करेंगे, कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट याद करने के लिए, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए। तो इसमें है ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन देखिए आप, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो नौवें का आपका फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या है वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट। सीमेंट में पानी की उपस्थिति याद करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, कोई टेस्ट नहीं करते हैं। टेम्परेचर, रेजिस्टेंस और रेशियो ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स, तो इन सब के लिए तो कोई टेस्ट नहीं करते हैं। आप करते हैं किसके लिए, वर्कबिलिटी याद करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, स्लम टेस्ट करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द रीजन बिहाइंड द लो एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज ऑफ द प्लाईवुड इज, जो आपका प्लाईवुड होता है उसमें आपका श्रिंकेज भी कम होता है, एक्सपेंशन भी कम होता है। क्यों होता है, जो आपके जो प्लाईवुड्स होती हैं उनको, उनके जो रेसे मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो है बैठाते चले जाते हैं। एक का रेसा अगर इधर है तो दूसरे का इधर होगा, फिर ऐसे। तो परपेंडिकुलर होने के कारण इसमें क्या होता है कि जो है अगर एक मान लीजिए इधर आपका क्या हो रहा है, श्रिंकेज हो रहा है, तो इधर एक्सपेंशन होगा, तो दोनों फिर कवर कर ले जाएगा। तो ये जो लेयर्स होती हैं, ये लेयर्स एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर बैठाई जाती हैं, तो इसलिए जो क्या किया जाता है, मतलब इसमें श्रिंकेज और एक्सपेंशन दोनों नहीं होता। तो कोई ऑप्शन इसमें दिया है, इसमें दिया देखिए, प्लाइज आर प्लेस्ड एट द राइट एंगल्स विथ ईच अदर। ठीक है, प्लाइज आर प्लेस्ड एट द राइट एंगल विथ ईच अदर। जो पहला ऑप्शन आपका सही है,
तो क्या आंसर 10वें का कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 10वें में। ठीक है, ये आपके हो गए 10 क्वेश्चन। चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ आपके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन। देखिए एस्टिमेशन आपका दो होता है, एक अप्रोक्सीमेट, डिटेल। डिटेल में आपका जो अप्रोक्सीमेट होता है, एक आपका डिटेल एस्टिमेट आता है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट में जैसे डिटेल में कौन कौन सा आता है, एक आपका सेंटर लाइन होता है, और एक आपका लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड होता है, और एक आपका और कोई होता है प्रिज्मोइडल, कोई तीसरा एक और होता है। ठीक है, अब याद नहीं आ रहा है। और जो अप्रोक्सीमेट में आपका प्लिंथ एरिया, क्यूब रेट, आइटम रेट मेथड, लीनियर मेथड करके होता है। ठीक है, तो इसमें कोई ऑप्शन दिया आपका, देखिए प्लिंथ एरिया मेथड दिया है आपका, थर्ड ऑप्शन दिया है, तो कौन सा हो जाएगा? प्लिंथ एरिया मेथड आपका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही, 11वें का तीसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब और सेक्शन, डायमेंशन ऑफ कॉलम एंड बीम। देखिए जो कंक्रीट के सेक्शंस होते हैं, जैसे स्लैब हो गया, बीम हो गया, कॉलम हो गया, इन सब का जो अगर एक्यूरेसी की बात करें तो 5 mm तक इनकी एक्यूरेसी ली जाती है। कितने mm तक? 5 mm तक ली जाती है। अगर स्टील की बात की जाए तो 1 mm तक एक्यूरेसी ली जाती है। टिम्बर की बात की जाए तो 2 mm तक। ये आपका कंक्रीट का हो गया। ठीक है, ये आपका स्टील का हो गया, ये आपका किसका हो गया? टिम्बर का। मान लीजिए आपके दरवाजे हो गए, सिल हो गए, इन सबको नापने के लिए 2 mm तक की एक्यूरेसी ली जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सा पूछा है? बरहवा। तो बरहवा में अगर मीटर में दिया है तो क्या सेंटीमीटर में दिया है ना, तो सेंटीमीटर में 0.5 सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें नोट कर लीजिए, पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिडक्शन एट टी जंक्शन ऑफ द वॉल फॉर टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन। ठीक है, आपकी सेंटर लाइन टोटल दी है, तो टी आपका अगर ऐसे कोई वाल जा रही है, ये एक वाल इधर आपका है, तो टी जंक्शन बना, तो सेंटर लाइन इसकी भी कैलकुलेट करते हैं और इसकी सेंटर लाइन आप यहां से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ये सेंटर लाइन, देखिए जब ये सेंटर लाइन कैलकुलेट की गई, तो जब आप एस्टिमेशन करते हैं तो इस सेंटर लाइन के इधर और इधर जो है आप निकालते हैं अर्थवर्क या कुछ भी, तो दोनों की तरफ मतलब इस वाल का पूरा निकाल लेते हैं, और फिर जब आप इसकी सेंटर लाइन यहां से करेंगे तो ये आपका ये आधी वाल के बराबर क्या किया जाता है? घटा दिया जाता है। ठीक है, तो क्या हाफ ऑफ द थिकनेस ऑफ वॉल, कौन सा ऑप्शन दिया है? पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 13वें का पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर एस्टिमेशन ऑफ पेंटेड एरिया ऑफ सेमी कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट शीट, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया अबव द प्लेन एरिया। ठीक है, अगर सेमी कोरुगेटेड की बात किया है तो 10% होगा, अगर नॉन सेमी मतलब जो है फुल कोरुगेटेड की बात किया तो 20% होता है। ठीक है, तो 10% कौन सा? पहला ऑप्शन दिया है आपका 0.1 मतलब 10%। तो सेमी कोरुगेटेड की बात करेगा, 14वें का आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। अगर सेमी कोरुगेटेड की बात करेगा तो 10%, अगर फुली कोरुगेटेड की बात करेगा तो कितना? 20%। बात करते हैं अगला, स्क्रैप वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी की स्क्रैप वैल्यू, देखो ये क्वेश्चन आता है एसएससी में, स्क्रैप वैल्यू होती है वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी। एसएससी ने आपका जो है आंसर दिया था, उन्होंने पॉजिटिव दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। पहला ऑप्शन जो है आपका क्या होगा? सही होगा। क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपकी कंक्रीट है, कंक्रीट का क्या होगा कि जब आपका मलबा होगा उसका, तो आप देखेंगे उसका कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि आप उसको वहां से हटाने के लिए और पैसा देंगे, तो निगेटिव हो जा रहा है। स्टील निकलेगी आपकी तो उसको आप बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, तो पॉजिटिव। ठीक है, तो स्क्रैप वैल्यू आपकी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है, तो 15वें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग कॉर्निस। कॉर्निस को अगर आप मेजर करते हैं तो रनिंग मीटर में। ठीक है, रनिंग मीटर होता है आपका, कौन सा? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 17वां क्वेश्चन, रुक जाइए। 17वां क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 20 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क। देखिए 1 क्यूबिक मीटर में आपका 1 मीटर क्यूब में कितना आता है? 500 ब्रिक। कैसे निकालते हैं? ठीक है, एक ब्रिक का मसाले साइज 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1, इतना मीटर क्यूब आपका एक ब्रिक का हो गया। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में भाग दे दीजिए तो आपका आएगा 500 ब्रिक, और 2 का हो जाएगा कितना? 2 गुणे 500 कितना हो जाएगा? 1000 ब्रिक्स। ठीक है, 1000 ब्रिक्स आएंगे आपके। तो कौन सा ऑप्शन? सेकेंड ऑप्शन आपका। तो पूछा कितना है? 20 क्यूबिक मीटर में, तो 20 से गुणा करेंगे तो कितना? 10,000 आ जाएंगे। तो 17वां का आपका कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 10,000 ब्रिक्स आएंगे
20 क्यूबिक मीटर में। 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं। रिक्वायर्ड फॉर अ बीम ऑफ 2 मीटर स्पान एंड क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन 400 mm × 200 mm। ठीक है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन जो दिया है 400 mm × 200 mm। ठीक है, और दिया क्या लेंथ आपकी दी है कितना 2 मीटर। ठीक है, तो आप बनाइए अगर, तो डेप्थ आपकी कितनी हो जाएगी 400 mm और विड्थ आपकी कितनी हो जाएगी 200 mm। ठीक है, तो बनाइए अगर आप, तो कुछ ऐसा सेक्शन आपका बनेगा। ठीक है, इसको ले जाइए आप, थोड़ा सा सीधा बनाते हैं तब सही आएगा। ठीक है, कुछ ऐसा आएगा आपका बीम। तो क्या होगा कि ये आपका पोर्शन यहां से जाके लगेगा। ठीक है, तो आप जब ज्ञात करेंगे तो एक इस फेस का जो है आप क्या फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, एक फिक्स फेस में, एक उसके पीछे बगल वाले फेस में, एक बॉटम फेस में, तो 3 जगह फॉर्म लगेगा। तो इसका क्या हो जाएगा 0.4 मीटर × 2 मीटर। ठीक है, तो 0.4 × 2, उधर वाले का भी यही हो जाएगा 0.4 × 2 और बॉटम वाले का 0.2 × 2 प्लस 0.2 × 2। तो करिए इसको, 4 8 0.8 हो जाएगा, फिर 0.8 प्लस 0.4। ठीक है, 8 8 16 4 20, तो 2.0 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन इसमें, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आंसर आपका गलत दिया गया था। ठीक है, एसएससी के द्वारा। तो 18वें का कौन सा आ जाएगा, 18वें का आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा the cross section area of 3 sections of an embankment at interval 40 मीटर। मतलब इंटरवल आपका दिया है 40 मीटर का, एक एम्बैंकमेंट बनाया गया है। ठीक है, उसके 40 मीटर इंटरनल जो है क्या 40 मीटर अंतराल पे जो है आपका 40 मीटर के अंतराल पर कुछ क्रॉस सेक्शंस लिए गए हैं। तो कितना लिया है, एक 10 स्क्वायर मीटर, 15 स्क्वायर मीटर, 35 स्क्वायर मीटर, 10 मीटर स्क्वायर, 15 मीटर स्क्वायर, 35 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों आपके क्या क्रॉस सेक्शन लिए गए हैं। तो कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क बाय प्रिज्मोइडल मेथड। तो प्रिज्मोइडल का फार्मूला क्या था, प्रिज्मोइडल फार्मूला था क्या था L/3। ठीक है, A1 + AN 4 × ऑड मतलब सम प्लस 2 × विषम। ठीक है, मतलब 4 इवन 2 विषम, मतलब जो है सम वाला विषम वाला। ठीक है, तो अंतराल का कितना है 40 है और 40/3 कर देंगे आप। ठीक है, और A1 आपका कितना है 10 और प्लस 35 प्लस जो सम मतलब ये दूसरा है तो सम ही आएगा, तो 4 × 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको निकालिए आप, कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं। 15 × 4 प्लस 10 प्लस 35 × 40/3 1400। ठीक है, 1400 क्या मीटर स्क्वायर कर सकते हैं, मीटर क्यूब, क्वांटिटी निकालना था ना, मीटर क्यूब निकल के आएगा। ये आपका कौन सा ऑप्शन इसमें दिया दूसरा, तो कौन सा है ये 19वें का दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना, प्रिज्मोइडल जो है सूत्र यही है, याद कर लीजिए इसको। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट द एनुअल डिप्रिसिएशन ऑफ अ मशीन हैविंग इनिशियल कॉस्ट इतना, स्क्रैप वैल्यू इतना, यूजफुल लाइफ इतना। ठीक है, आपको क्या याद करना है कि आपकी डिप्रिसिएशन वैल्यू याद करनी है। तो डिप्रिसिएशन वैल्यू क्या होती है, D = C - B/N होता है। D बराबर क्या होता है C - B/N। ठीक है, C आपका कितना कॉस्ट कितना दिया है, कॉस्ट दिया आपका 10,000 रुपए, 10,000। V आपका स्क्रैप वैल्यू 1,000 दिया है। N आपका कितना दिया है 30 साल का, निकाल लीजिए 9,000/30 कितना हो जाएगा 300 रुपए। ऑप्शन में है, हाँ पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 20वें का पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ प्लेन ट्रायंगल एंड स्फेरिकल ट्रायंगल ऑफ एरिया 195 किलोमीटर स्क्वायर। देखिए 195 किलोमीटर स्क्वायर तक के एरिया के लिए आपका जो क्या होता है, जो आपका मतलब इंटीरियर एंगल आपका स्फेरिकल और प्लेन सरफेस के लिए कितना होता है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का अंतर आता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा 1 सेकेंड। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21वें का
थर्ड आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is the largest scale? इसमें से आपको बताना है लार्जेस्ट स्केल। लार्जेस्ट स्केल का मतलब ये होता है कि मतलब ज्यादा दूरी बताए, ठीक है। मान लीजिए मैप पर आपका ज्यादा दूरी बताए। देखिए अगर आप 1 मीटर बराबर 1000 मीटर कर रहे हैं और 1 मीटर बराबर 500 मीटर कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका मैप पर 1 मीटर जो है 500 मीटर बता रहा है और 1 मीटर 1000 मीटर बता रहा है, ठीक है। तो जब आप मैप पर बनाएंगे तो ये वाली ज्यादा लंबी आएगी, ठीक है, ये कम लंबा आएगा, ठीक है। तो लार्ज की बात करेंगे तो ये होगा, ठीक है। तो 1/500, तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा किसमें? 22वें में, लार्जेस्ट स्केल का। ये थोड़ा सा समझिएगा इसको कि क्या होता है कि लार्ज स्केल का मतलब ये हुआ कि मैप में अगर उसको बनाया जाए तो वो जो है ज्यादा दूरी तक कवर करे, ठीक है, मतलब ज्यादा दूरी बनाए उसमें, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वाड्रेंटल बेयरिंग ऑफ द लाइन लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट मेकिंग एंगल इन क्लॉकवाइज विद द नॉर्थ, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है और उसके बाद में क्या करना है कि एंगल आपका नॉर्थ से बना रहा है। क्या बात की है इसने, अगर मान लीजिए नॉर्थ से कोई थीटा डिग्री पर है, थर्ड कोऑर्डिनेट में बताना है आपको, ठीक है। मान लीजिए आपका कोऑर्डिनेट हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड कोऑर्डिनेट में कोई लाइन है, यहां से आपकी थीटा डिग्री पर है, ये यही क्वेश्चन कह रहा है। तो इसकी क्या रिड्यूस्ड बेयरिंग साउथ वेस्ट में आप दिखा देंगे तो ये आपका थीटा है, तो ये डिग्री कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो साउथ 180 माइनस थीटा वेस्ट, ठीक है, यही आपका हो जाएगा। है कोई ऑप्शन इसमें? साउथ 180 माइनस थीटा, सॉरी यार थीटा आपका बड़ा है ना, तो थीटा माइनस 180 होगा ना, थीटा माइनस 180, क्योंकि थीटा यहाँ तक है 180 यहाँ तक, तो थीटा माइनस 180 होगा, थीटा माइनस 180 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? फोर्थ ऑप्शन आप देखिए सही हो जाएगा। 23वें का फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। देखिए पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा था ट्रेपेजॉइडल मेथड से, इस बार सॉरी प्रिज्मोइडल मेथड से, इस बार आपको ट्रेपेजॉइडल मेथड से पूछ लिया है, ठीक है। तो ट्रेपेजॉइडल मेथड से आपसे क्या पूछा है कि आपका एरिया दे दिया है 30 मीटर के अंतराल पर 20 मीटर स्क्वायर, 40 मीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर, अंतराल आपका 30 मीटर दिया है। A1 आपको दिया है 20 मीटर स्क्वायर, A2 दिया है 40 मीटर स्क्वायर, A3 आपको दिया है 50 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो वॉल्यूम जब आप निकालेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा आपका? होता है L/3, A1 L होता है, L/3 नहीं, A1 प्लस AN/2, ठीक है, प्लस A2 A3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये होता है, ठीक है, AN-1 तक जाता है। तो यार आपका कितना है 30, 20 प्लस 50 बटे 2 प्लस 40, ठीक है। 50 20 70 35, 35 और 40 कितना हो जाएगा? 75, 75 गुणे 30 करिए आप, 30 कितना हो जाएगा? 0 5 2250 मीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब 24वें का थर्ड ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वें, इसमें बताना है सर्फ जो है एक्यूरेसी की बात की है, टेप एक्यूरेसी की बात की है। तो इस टेप एक्यूरेसी के जो है कौन से क्रम में रखना है? इसमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेप एक्यूरेसी, मतलब टेप एक्यूरेसी के करेक्ट ऑर्डर इसमें से जो है सही है। कौन सा करेक्ट ऑर्डर है कि मतलब टेप की एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है? तो देखिए जो सबसे अधिक एक्यूरेसी होती है आपकी इनवार टेप की होती है, फिर स्टील टेप, फिर मेटेलिक टेप, फिर लिनन टेप। तो आपका सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। तो 25वें का सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ लेवलिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B on the opposite sides of a pond, the label of a first setup near A, the staff reading on A and B, then ये आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। बात करते हैं आपका, मान लीजिए कोई रिवर या पॉन्ड है, ये आपकी एक रिवर या पॉन्ड हो गई, ठीक है। इधर आपका पॉइंट A है, ये पॉइंट आपका B है, ठीक है। यहाँ पर रखा गया रीडिंग, ठीक है। तो आप लिखिए, ठीक है, स्टेशन जहाँ पे के पास आपको रखा गया है, ठीक है, स्टॉप जहाँ पे मतलब इंस्ट्रूमेंट आपका कहाँ रखा गया है, और फिर A पर रीडिंग कितना आ रही है, B पर रीडिंग कितना आ रही है, ठीक है, ये चीज आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर बात करेंगे अगर B पर रखा जा रहा है तो A और B पर कितना रीडिंग आ रही है। तो जब आपका स्टाफ A पर रखा जा रहा है तो A और B पर कितना आ रहा है? 2.5 और 2 आ रहा है, ठीक है। और
जब जो है नियर द बी पर रखा जा रहा है तो 1.2 और 1.7 आ रहा है, 1.2 और 1.7 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप डिफरेंस निकालिए, ए और बी के डिफरेंस निकालिए तो क्या आएगा, 2.5 में से 2 घटाएंगे तो 0.5 आएगा। लेकिन यहाँ पे हाइयर कौन सा पॉइंट है, देखिए जिसकी स्टाफ रीडिंग कम आती है वो ऊंचा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट ऊंचा है, बी, आपका बी पॉइंट ऊंचा है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे 1.7 में से 1.2 घटाइए तो कितना 0.5 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे ऊंचा कौन सा है, यहाँ पे आपका ए ऊंचा है। तो जब आपके डिफरेंट मतलब अगर यहाँ पे ए ऊंचा है, यहाँ पे बी ऊंचा है, तो आपका मतलब डिफरेंट दोनों में ऊंचा है, तो क्या करते हैं इन दोनों की रीडिंग का को आप घटा के और 2 से भाग दे देते हैं। अगर यहाँ पे भी ए ऊंचा होता, यहाँ पे भी ए ऊंचा होता, तो क्या करते हैं इन दोनों के रीडिंग को जोड़ के आप क्या करते हैं 2 से भाग दे देते, तब एवरेज रीडिंग निकालते। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है, तो डिफरेंस कर देंगे इनका, तो कितना हो जाएगा 0/2 यानी 0, ठीक है। तो इनके जो है लेवल का अंतर कितना आ जाएगा, 0 आएगा। कैलकुलेट द कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन फॉर अ डिस्टेंस 2 किलोमीटर, ठीक है। कंबाइंड करेक्शन फैक्टर का हमने आपको बताया था, कंबाइंड करेक्शन फैक्टर का हमने क्या बताया था आपको, फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा 3/7 d²/r होता है आपका कंबाइंड करेक्शन फैक्टर। तो 3/7 d इसमें 2 किलोमीटर दिया है, ठीक है। 2 किलोमीटर का स्क्वायर बटे 63 70 किलोमीटर रख दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर में आएगा। इसको आप निकालेंगे तो 1000 से गुणा कर दीजिए तो कितना मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें मीटर में ही पूछा है तो 1000 से गुणा करिए, कितना आ जाएगा 4/63 70 गुणे 1000 3/7 0.269, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 0.269, यानी आपका थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28th in transit theory the line of sight can be reversed by revolving this telescope। आपकी लाइन ऑफ साइट को रिवर्स करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं आप, किस प्लेन में आप करते हैं, 180 डिग्री आप वर्टिकल प्लेन में, ठीक है, रिवर्स करना है। मतलब लाइन ऑफ साइट इधर थी तो आपको जो है क्या पीछे लाना है, तो क्या करते हैं वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस, आपको वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट जो है 180 डिग्री क्या करते हैं, जो है रिवर्स करते हैं, ठीक है। तो क्या कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा 28 डिग्री का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। Which of the following is the correct sequence for the temporary adjustment of theodolite। तो theodolite की अगर बात आती है तो पहले आप सेंटरिंग करते हैं, फिर लेवलिंग करते हैं, फिर एलिमेशन आप क्या पैरालॉक्स करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा आपका, सेटिंग, सेंटरिंग, लेवलिंग, फिर एलिमेशन आप पैरालॉक्स। तो कौन सा हो जाएगा, सेटिंग, सेंटरिंग, लेवलिंग। तो थर्ड ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगर यही आपके प्लेन टेबल की बात की जाए तो पहले लेवलिंग करके फिर सेंटरिंग की जाती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ स्टेशन ऑक्यूपाइड द प्लेन टेबल। Which of the following is used for determining the location of station occupied the plane table। प्लेन टेबल के द्वारा जो स्टेशन आपका जो है ऑक्यूपाइड किया गया है उसको जो है कैसे ज्ञात कराएंगे, किस विधि द्वारा प्लेन टेबल के जो है ज्ञात करते हैं। तो जो आपका रिसेक्शन मेथड होता है, रिसेक्शन मेथड में आपका 2 पॉइंट प्रॉब्लम 3 पॉइंट प्रॉब्लम आती है। तो कौन सा रिसेक्शन मेथड से ज्ञात करते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 2 पॉइंट प्रॉब्लम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेसिडुअल सॉइल। रेसिडुअल सॉइल जो होती है ऐसी किसी द्वारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल नहीं होती है, जहां पे मतलब इंटीग्रेट होता है वहीं पे सॉइल आपकी जो है डिपॉजिट हो जाती है और बन जाती है, तो उसी को आप रेसिडुअल सॉइल कहते हैं, ठीक है। ग्लेशियल सॉइल क्या होती है, ग्लेशियल के द्वारा जो आपकी सॉइल ट्रांसपोर्ट की जाती है उसे ग्लेशियल ड्रिफ्ट या ग्लेशियल टिल कहते हैं। वाटर के कारण जो होती है उसे क्या कहते हैं, एलुवियल सॉइल। विंड के कारण एओलियन सॉइल कहते हैं। तो ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा, क्योंकि जो आपकी रेसिडुअल सॉइल होती है किसी भी ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के द्वारा ट्रांसपोर्ट नहीं की जाती है, ठीक है। फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ सरफेस एरिया। देखिए पार्टिकल जितने छोटे होते जाते हैं उनका सरफेस एरिया उतना ही बढ़ता जाता है, तो सबसे बड़े से सबसे छोटे पार्टिकल की तरफ आपको चलना है। तो ग्रेवल है आपका सबसे बड़ा इसमें, ठीक है। सैंड देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सैंड, सिल्ट, क्ले, कोलाइड। सैंड, सिल्ट, क्ले, कोलाइड थर्ड ऑप्शन आप देखिए, तो सैंड से छोटा सिल्ट, सिल्ट से क्ले, क्ले से छोटा कोलाइड। तो इसकी सरफेस एरिया बढ़ती चली जाएगी, सबसे ज्यादा कोलाइड की होगी, सबसे कम सिल्ट की। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, हो जाएगा आपका जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द असम्पशन मेड अबाउट द बैक ऑफ वॉल इन द रैंकाइन
थ्योरी ऑफ द, देखिए बैक ऑफ वॉल को माना गया था कि स्मूथ और क्या है, प्लेन है, ठीक है, प्लेन स्मूथ और वर्टिकल, यानी वर्टिकल और स्मूथ माना गया था, प्लेन की बात नहीं की गई थी, वर्टिकल और स्मूथ कहा गया था, ठीक है। तो कौन सा थर्ड, आप फोर्थ ऑप्शन आप देखिए सही है, वर्टिकल एंड स्मूथ, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दिखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द विस्कोसिटी ऑफ गैस, विस्कोसिटी ऑफ गैस के अबाउट कौन सा सही है। तो अगर आपकी जो है विस्कोसिटी ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ठीक है, तो यही होगा आपका, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो गैस की विस्कोसिटी होती है बढ़ती है, क्योंकि उनके कणों के बीच कोलिजन बढ़ जाता है पार्टिकल्स के, तो क्या होगा, विस्कोसिटी बढ़ जाती है। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 37th, हो गया था ना, नहीं 36 की बात करते हैं। प्रेशर ऑफ 200 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू द हेड ऑफ जेड मीटर ऑफ लिक्विड हैविंग रिलेटिव डेंसिटी 1.59। अगर आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी रिलेटिव डेंसिटी 1.59 दिया है, तो हेड के जो है वाटर के हेड के बाद में जो इसको बताना है आपको, ठीक है, वाटर के हेड के रूप में बताना है, वाटर क्या है, लिक्विड के हेड के रूप में, जिसका जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.59 दिया है, ठीक है, लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.59 दिया है, तो इसके हेड के रूप में आपको बताना है 200 किलो पास्कल को, ठीक है। तो P बराबर क्या होता है, रो जी एच, ठीक है, ठीक है, P बराबर रो जी एच होता है। तो P आपका कितना दिया है, 200 किलो पास्कल, रो आपका कितना हो जाएगा 1.59 इंटू 1000 इंटू 9.81, ठीक है, इंटू एच हो जाएगा। तो एच यहां से आपका जेड दिया हुआ है, जेड के टर्म में ज्ञात करना है, तो जेड आपका कितना हो जाएगा, किलो पास्कल को हम 1000 से जब भाग दे देंगे तो पास्कल में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 200 अपॉन 9.81 इंटू 1.59, ठीक है, कितना हो जाएगा 12.82, ठीक है। यहाँ पे किलो पास्कल है तो इंटू 10⁻³ भी करेंगे आप, तो 12.82 मीटर आएगा इस लिक्विड के हेड के रूप में, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 37 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेंटर ऑफ बायोंसी, सेंटर ऑफ बायोंसी के बीच में, इट इज द पॉइंट वेयर बायोंसी फोर्स इज एक्ट, इट कोइंसाइड विद द जो है सेंट्रोइड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, इट इज द पॉइंट वेयर बायोंसी फोर्स एक्ट एंड इट कोइंसाइड विद द सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। देखिए ये सही है, तीसरा सबसे सही है, क्योंकि हमने आपको बताया था कल बायोंसी फोर्स क्या होता है, कि अगर आपकी कोई बॉडी होती है, सेंटर ऑफ बायोंसी क्या होती है, कोई बॉडी अगर लिक्विड में जो है डुबोई गई, तो उस लिक्विड जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ उसके कारण उस लिक्विड की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वही आपकी सेंटर ऑफ बायोंसी कहलाती है, और उस पर जो फोर्स कार्य करता है वो प्रेशर जो आपका बायोंसी फोर्स कहलाता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए लॉन्गिट्यूडिनल रेक्टेंगुलर सरफेस हैंग इनटू द वाटर सरफेस वाटर such that its top and bottom points 1.5 meter and 6 meter respectively, depth of center of pressure ज्ञात करना है। एक वाटर सरफेस है आपका, कोई भी आपका सरफेस है वाटर में डुबोया गया है, मान लीजिए कोई सरफेस है आपका, कोई सरफेस है वाटर में डुबोया गया है, इसका यहाँ से जो है हाइट क्या है, रेक्टेंगुलर सरफेस है आपका, ठीक है, रेक्टेंगुलर सरफेस है आपका, यहाँ से 1.5 मीटर है और ये 6 मीटर, ठीक है। तो निकालेंगे ये दूरी आपकी कितनी आ जाएगी 4.5, ठीक है। तो 4.5 मीटर इसको बी मान लीजिए, ठीक है। तो आपका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एच बार होता है आपका IgG अपॉन AX बार प्लस X बार, ठीक है। तो निकालेंगे तो BH क्यूब यानी B इंटू 4.5 का क्यूब अपॉन 12, ठीक है, अपॉन A क्या होगा B इंटू 4.5, ठीक है, BH इंटू एक्स बार आपका क्या हो जाएगा 6/3 हो, तो मतलब क्या कह सकते हैं 4.5/2 प्लस 1.5, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 4.5/2 प्लस 1.5, ठीक है। तो ये आप ज्ञात करिए, तो यहाँ से v और v कट गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा, तो 4.5 4.2, ठीक है, कितना आएगा 4.2, ठीक है। एक बार फिर से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए
यहाँ पे क्या होता है कि जब सरफेस आपकी कोई डुबोई हुई है जो क्या वाटर सरफेस से 1.5 मीटर और 6 मीटर जो है रिस्पेक्टिवली है, ठीक है, तो यहाँ से 1.5 मीटर ये है, 6 मीटर ये है, तो घटा देंगे इसमें से, तो 6 माइनस 1.5 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी, ये v है। तो आई जी अपॉन एक्स बार प्लस एक्स बार, तो आई जी आप क्या है बी एच क्यूब अपॉन 12, तो v आपका v दिया है एच क्यूब आपका मतलब 4.5 का क्यूब अपॉन 12, ये आपका आई आ गया। अब एरिया आपका क्या आएगा b इंटू एच मतलब 4.5 से आप जो है गुणा कर देंगे b में, तो आपका एरिया आ जाएगा। x बार क्या होता है टॉप सरफेस पे इसके सेंटर की दूरी, तो ये तो सेंटर हो जाएगा आपका क्या 4.5 बाई 2 प्लस आपका 1.5, ठीक है, प्लस आपका 1.5, तो ये आपका 0.4 मतलब फिर इसमें x बार और जोड़ देंगे एक बार, तो 4.5 बाई 2 प्लस 1.5, तो कितना आ जाएगा 4.2 मीटर, ठीक है, यही आपका सही होगा आंसर, जो है सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 39 क्वेश्चन हमारा, द वेलोसिटी पोटेंशियल दिया है आपको और इसमें आपको ज्ञात करना है कि ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करता है कि नहीं, ठीक है। तो वेलोसिटी पोटेंशियल आपका क्या होता है, फाई जो दिया है आपका, ठीक है, तो हम जो इसमें सही है उसी को बात करेंगे। फाई मान लीजिए आपका सेकंड ऑप्शन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, आप सारे ऑप्शन पे चेक करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है, तो आप u बराबर जानते हैं क्या होता है फाई में माइनस फाई डेल फाई अपॉन डेल एक्स, और v बराबर होता है माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो यहाँ से आप u निकाल लीजिए, इसको आप डेल बाई डेल एक्स आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करिए तो u आपका निकल के आएगा, ठीक है, माइनस में, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x माइनस 0, तो मतलब माइनस 2x आ गया आपका u, b निकालेंगे यहाँ से तो या माइनस 2i माइनस माइनस प्लस 2i आ जाएगा आपका, ठीक है, निकालेंगे इसमें। अब जो आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल v अपॉन डेल y, अगर ये इसका मान 0 हो जाता है तो क्या होगा, आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, मतलब 2x प्लस माइनस 2x प्लस 2y आप रखेंगे तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, डेल u अपॉन डेल x डेल v अपॉन डेल y, तो डेल बाई डेल x अपॉन क्या रखेंगे माइनस 2x प्लस डेल v आप मतलब 2y अपॉन डेल y, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 और प्लस 2 यानी 0, मतलब ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपका फॉलो करेगा। इसी तरह आप चारों ऑप्शन में रखेंगे, पहले क्या करेंगे u निकाल लेंगे x के टर्म में इसको डिफरेंशिएट करके, y के टर्म में डिफरेंशिएट करके आप y v निकाल लेंगे, ठीक है, फिर डेल u अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y में इसको सेटिस्फाई कराएंगे। u की जगह पर आप माइनस 2x रखेंगे, v की जगह पर माइनस प्लस 2y रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अगर 0 आ रहा है तो आपका क्या होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। At what distance from the boundary layer the value of wall shear is 3 times to the turbulent shear, ये 2/3r होता है, ठीक है, 2/3r, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is correct about the streamlines and equipotential line? स्ट्रीमलाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन आपकी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ये आपके फ्लो नेट में है, ठीक है, तो एक दूसरे के ऑलवेज मीट ऑर्थोगोनली, ठीक है, कौन सा आप हमेशा लंबवत मिलती हैं, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दिया इसमें जो है स्ट्रीम लाइंस कुछ लाइंस बनाई गई हैं, तो इसमें जो है ए पॉइंट पूछा है, क्या है ए पॉइंट आपका स्टैग्नेशन पॉइंट कहलाता है, क्या स्टैग्नेशन पॉइंट, इसका मतलब होता है कि जहां पे वेलोसिटी का मान शून्य होता है, ठीक है, तो स्टैग्नेशन पॉइंट कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लेकिन सेकंड ही है ना, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रेशियो ऑफ फ्राउड नंबर, फ्राउड नंबर क्या होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, ठीक है, इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, तो कौन सा सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए 45 डिग्री होना चाहिए आपका स्लोपिंग साइड, कितना 45 डिग्री, तो कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लिखा है मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर डायरेक्टली टू द रूट जोन डेप्थ, ड्रिप इरिगेशन, हम आप इरिगेशन पढ़ाएं, आपको पढ़िए टेक्निक ऑफ इरिगेशन, तो ड्रिप इरिगेशन आपका कहलाएगा ये, ठीक है, डायरेक्टली आपका रूट जोन डेप्थ में पानी पहुंचाना। अगला है ड्यूटी डेल्टा, जो है इसमें दिया गया है, इसमें क्या निकालना है, ड्यूटी ज्ञात करना है, डेल्टा और बेस पीरियड दिया हुआ है, ड्यूटी ज्ञात करना है। तो चलिए बात करते हैं, ठीक है, ए आपको दिया है 500 हेक्टेयर, ठीक है, बी दिया है 100 डेज और टोटल डेप्थ 100 सेंटीमीटर, तो क्या ज्ञात करना है आपको, ड्यूटी ज्ञात करना है, तो क्या होता है डी बराबर 8.64 बी अपॉन डेल्टा 8.64 इंटू 100 अपॉन 100 यानी 8.64 हेक्टेयर प्रति क्यूमेक, ठीक है, तो 8.64 हेक्टेयर प्रति क्यूमेक, तो
100 डेज 100 सेंटीमीटर दिया था यहाँ पे, तो इसको आप सॉरी ये 100 सेंटीमीटर, इसको मीटर में रखेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा जो कितना 1 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है 1 मीटर हो जाएगा आपका, ये 1 मीटर हो जाएगा, मीटर में रखा जाता है तो ये 864 हो जाएगा सॉरी, ठीक है ये 864 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे द ट्रैफिक वॉल्यूम आपका क्या होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम जो होता है के बराबर Q इंटू वी, मतलब ट्रैफिक डेंसिटी इंटू स्पीड आपकी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रैफिक डेंसिटी इंटू स्पीड, थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, हाँ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन का दिया है, ठीक है। व्हील लोड जो आपका पेमेंट वेस्टरगार्ड मेथड है, रिजिड पेमेंट डिजाइन का वेस्टरगार्ड मेथड है, तो उन्होंने एक फार्मूला दिया है जो आपका इक्विवेलेंट रेडियस होती है वो बराबर होती है अंडर रूट 1.6 a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 0.675 इंटू h, ठीक है ये चीज होता है। तो अगर हम बात करें ये आपका इक्विवेलेंट रेडियस होता है 1.6, a आपका क्या होता है, a आपका जो दिया है वो रेडियस ऑफ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियस ऑफ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, इसमें नहीं दिया है, इसका रेशियो दिया है। तो h आपका स्लैब डेप्थ होता है, तो अगर a बाई h आपका दिया है 2 और h आपका 20 है तो a बराबर क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा ना। तो a बराबर यहाँ पे आप क्या रख देंगे 40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 0.675 इंटू 20, तो v आपका क्या आ जाएगा 40 का स्क्वायर इंटू 1.6 प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 0.675 इंटू 20, इसका अंडर रूट पहले कर लें, माइनस 0.675 इंटू 20, 40.9 आ रहा है, 40.9, ऑप्शन कोई 40 दिया ना इसमें, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पीक आवरली डिमांड जो है पूछा है, पीक आवरली का फैक्टर कितना लिया जाता है 2.7 लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें कितना दिया है 1000 मीटर क्यूब दिया है, कितना 100,000 मीटर क्यूब दिया है आपको, तो उसमें आप कितने गुणा कर देंगे 2.7 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, जो है लिखा है ऑन पीक आवरली डिमांड व्हाट विल दी मैक्सिमम डे ऑफ कंजम्पशन, तो पीक आपका निकल के चला आएगा, 2.7 से गुणा करेंगे तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मेंस आर डिजाइन, डिस्ट्रीब्यूशन मेंस आपका जो डिजाइन किया जाता है वो मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्स डे, ठीक है, मैक्सिमम डे पर जो मैक्सिमम आवरली डिमांड होता है उस पर डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो ये आज के आपके क्वेश्चन थे, अब आगे क्वेश्चन हम अगली क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।